So, hello everyone. My name is Himanshu Saraswat and I am from IIIT Sri City. So, today we will do some questions, some example questions from electromagnetic induction. That is your chapter number 6 of NCERT 12, class 12. ओके सो इसके हम आज क्वेश्चन देखेंगे. बहुत अच्छा टॉपिक है ये एनसीआर मतलब उसके बेस पे जेई बेस पे. तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है का मैंने इसका स्क्रीनशॉट अपने नोट पैड में ले रखा है. तो यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे कि स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन इन अ रीजन, जो भी रीजन दे रखा है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई. ओके, तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कहीं, एक बी दे रखी है, बी नॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k. ये एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वेयर बी नॉट इज कांस्टेंट. बी नॉट कांस्टेंट है एक. द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर. तो मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर जो मतलब एल साइड है उसकी, तो उसके अंदर फ्लक्स पास कितने से कर रहा है उसका मतलब बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है उसका फ्लक्स का. तो देखो जी हमारे पास बी दे रखा है, तो वी नीड टू फाइंड फ्लक्स. तो फॉर फ्लक्स मतलब देखो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा. फ्लक्स के लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, मतलब जो है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. एरिया क्या है इसका, एरिया आएगा एल स्क्वायर. एल स्क्वायर इसका एरिया आएगा, पता है स्क्वायर है क्योंकि एल इंटू एल, साइड इंटू साइड, एल स्क्वायर इसका एरिया है. और क्योंकि ये एरिया जो है वो वेक्टर होता है, तो इसका वेक्टर देखो ये एक्स वाई है, ये वाई में है, एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इसका जो होगा ना मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, ये थर्ड डायमेंशन यानी कि जेड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि के कैप इसका वो होगा. ओके, यूनिट वेक्टर. सो नाउ वी नीड टू फाइंड फ्लक्स. तो फ्लक्स है इक्वल टू बी इंटू ए. बी हमारे पास है इंटू एल, दैट इज विद द के कंपोनेंट. तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारे प्लस क्या आएगा, बाकी सब जो है वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है किसी परपेंडिकुलर का वो हमेशा जीरो होता है. तो के का आई के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, बचेगा क्या के का के साथ, दैट इज 4 इंटू बी नॉट इंटू एल स्क्वायर. ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड है. दैट इज आवर ऑल्सो आंसर सी. ओके, अब ऐसे करके हमारा सी आंसर आ गया. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सबसे पहले. तो अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एज. एक लूप है वो स्ट्रेट एजेस से बना हुआ है, हैज 6 कॉर्नर. तो 6 कॉर्नर है उसके, ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके, तो इनका कुछ अलग अलग डायमेंशन है, जैसे 0 0 0 एल 0 0 एल एल 0 0 एल 0 0 एल एल 0 0 एल. तो किस इस प्रकार है. तो और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इंटू मतलब बी नॉट आई प्लस जे, ये है बी. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द रीजन. तो ये प्रेजेंट है इस रीजन में. तो द फ्लक्स पासिंग, अब निकालना पड़ेगा हमें इस पूरे लूप से कितना फ्लक्स पास कर रहा है. तो देखो ये मैंने इसका डायग्राम बना रखा था कि देखो ये मैंने 3D एक व्यू बनाया और इस पे ये बना लिया है. तो ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट. ये एफ पॉइंट है, ये है ई पॉइंट. तो ये कुछ इस प्रकार है, एक पेज इधर एक पेज इधर. तो कुछ फ्लक्स इसमें से पास होगा, कुछ इसमें से पास होगा, और हमको दोनों ऐड करना है. तो दोनों ऐड करना है मतलब मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है बी इंटू ए, अभी जो पढ़ा था. सो नाउ हमें ए निकालना पड़ेगा. एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर इस साइड में, एक है एल स्क्वायर इस साइड में. तो इसका एल स्क्वायर किधर आएगा, के कैप में आएगा. इसका एल स्क्वायर किधर आएगा, एक्स आई कैप में आएगा. ओके, तो एरिया ऑफ एबीसीडी, देखो एरिया ऑफ एबीसीडी है के कैप में, ये रहा के कैप, और एरिया ऑफ ए डी ई एफ, तो इसका आएगा आई कैप में. ओके, एक्स डायरेक्शन में.
सो ये दोनों आ गए, यानी कि क्या था, एल स्क्वायर ऑफ के कैप, एल स्क्वायर ऑफ आई कैप। ओके, एल स्क्वायर ऑफ के कैप एंड प्लस एल स्क्वायर ऑफ आई कैप। इट इज, हमें अगर इसमें से एल कॉमन लेना है तो एल स्क्वायर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर कुछ इसमें मतलब यूनिट दी नहीं है, यूनिट स्क्वायर, मीटर बोलो मीटर, किलोमीटर बोलो किलोमीटर। ओके, और है हमारे पास एक गिवन थी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी नॉट आई प्लस जे। सो नाउ वी नीड टू फाइंड डायरेक्टली फ्लक्स। फ्लक्स क्या था, बी नॉट इंटू ए। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है, बी नॉट डॉट ए। ओके, तो अब हमने एल कॉमन रखा था, तो ये फ्लक्स क्या आएगा, ये एल स्क्वायर बी नॉट। ओके, और आई प्लस जे, क्योंकि दोनों में आई प्लस जे कॉमन था, तो आई प्लस जे कॉमन। ओके, तो आई प्लस जे का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम सेम को देखेंगे, ये आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई, आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो 1 प्लस के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो वो भी 1, यानी कि ये हो गया 1 + 1। तो 1 + 1 दैट इज 2, और बाहर था एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर बी नॉट, एल स्क्वायर बी नॉट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज हमारा कौन सा आंसर है, 2 × बी नॉट एल स्क्वायर। ये हमारा ये आंसर है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो इसके लिए व्हाइट कलर यूज करते हैं या फिर नीला। तो अ सिलेंडर बार, सिलेंड्रिकल बार है, मैग्नेट बार मैग्नेट है, इज रोटेट अबाउट द एक्सिस, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। ओके, तो a wire connected from the axis and it made to touch with the cylindrical surface through the contact। तो एक यहां से कनेक्ट किया वायर, ये वायर कनेक्ट कर दिया, देन तो इसमें अगर वायर कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो घूम रही है और एक अंदर से निकाल के बाहर टच कर दिया, तो क्या होगा, तो एक तो देखो ये घूम रही थी, तो घूमने से इसमें मतलब फ्लक्स तो आएगा, लेकिन चेंजिंग फ्लक्स नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से घूम रही है। तो कांस्टेंट रेट से घूम रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें फ्लक्स चेंज नहीं है, फ्लक्स तो है, चेंज इन फ्लक्स नहीं है। और चेंज इन फ्लक्स, और करंट क्या होता है, करंट होता है मतलब चेंज इन फ्लक्स dQ/dt, चेंज इन फ्लक्स पर टाइम। ओके, तो नो करंट फ्लो, मतलब जैसे कि मतलब अगर फ्लक्स नहीं है, चेंज इन फ्लक्स नहीं है, तो करंट भी नहीं होगा, नो करंट फ्लो थ्रू द एमीटर। तो ये हमारा आंसर सही है, बी। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर 2 बॉल्स, मतलब हमारे पास 2 बॉल हैं जो कि हैं ए एंड बी एज सोन इन फिगर। तो 6.2 जो फिगर है इसमें दिखाया गया है, तो उसमें क्या है कि अ करंट स्टार्ट फॉलो, मतलब क्या है, अ करंट स्टार्ट फॉलोइंग इन बी एज सोन, मतलब पहले क्या हुआ, जो बी वाली बॉल थी इसमें करंट ऐसे प्रवाहित कर दिया हमने, एक करंट बह रहा है, और when A is moved toward B and stop when A stop moving। ओके, तो इसमें से ये इस A वाली बॉल को ऐसे इधर लेके जा रहे हैं इसके पास में, और इसको रोक दिया, करंट को रोका ना, तब इसको भी रोक दिया। ओके, तो देखो पहले सबसे पहले ये पास आते जा रहा था, तो ये ऐसे ऐसे करंट इसमें था, अब ये रोक दिया करंट इसमें, तो ये बॉल को भी रोक दिया गया है, तो बॉल रोकी है। सो नेक्स्ट द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव। ओके, तो क्या था, द करंट इन ए काउंटर क्लॉकवाइज, तो ए में अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चला दिया, इसमें करंट चला दिया, एंड बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं अब, ए को भी मूव, अब ए को कर रहे हैं साथ साथ में, उसमें करंट भी है, लेकिन बी स्टेशनरी है,
तो बी में क्या होगा, बी का जो है रोटेशन किस प्रकार होगा या फिर किस तरह से उसमें करंट बहेगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स चेंज जो है डी क्यू बाई डी टी होता है, दैट इज ये ईएमएफ, ईएमएफ को हम बीवीएल भी बोल सकते हैं। तो क्या है ना कि रोटेट इन सेम डायरेक्शन, मतलब देखो क्या होगा, ये पास आ रहा है और ये इस डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो क्या है कि आपने करंट का लॉ तो पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि अपोज करता है हमेशा कि कोई भी चीज हो रही है ना मेरे साथ तो वो ना हो, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, अगर घट रहा है तो खुद में बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसमें क्या है, ये पास आ रहा है, अब पास आने के लिए इसको मान लो, चलो नॉर्थ पोल मान लो, तो ये पास आ रहा है ना, तो देखो अब अपोज करना है, अपोज करना है तो सेम डायरेक्शन यानी कि सेम पोल का होना पड़ेगा उसे, यानी कि नॉर्थ पोल ही होना पड़ेगा। अगर लेट अस अज्यूम दैट इट इज इन नॉर्थ पोल, देन बी शुड आल्सो बी इन नॉर्थ पोल, तभी वो अपोज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दो सेम पोल आपस में अपोज करते हैं, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रवाहित करना पड़ेगा अपने खुद में, यानी कि क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं, देयर इज अ वेरिंग करंट इन ए, नहीं, देयर इज अ नो करंट इन ई, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। देखो ये सही है हमारा टी, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बहने लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहले से ही दो, मतलब पिछली बार जो ले गई थी ना वही है। ओके, तो दो बॉल्स हैं, तो लेकिन इस बार दोनों बॉल्स का जो है रोटेशन थोड़ा सा अलग दे रखा है। दोनों बॉल्स में रोटेशन कुछ इस प्रकार से है कि एक तो ये जो खड़ी है ये इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है ओमेगा, ये इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है। ओके, तो रोटेट कर रही है और ये बी जो है ये खड़ा है। तो क्वेश्चन ये क्या है, सेम एज प्रॉब्लम 4, एक्सपेक्ट द कॉइल ए इज मेड टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो नो करंट इन बी इफ ए इज रेस्ट, तो अगर ए में मतलब ए रेस्ट पे है तो बी में करंट नहीं है। द करंट इन कॉइल ए व्हेन द करंट इन बी। ओके, तो करंट ए में क्या होगा जब हम करंट बी में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहा है, तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहा रहा है, तो पूछ रहे हैं कि ए में क्या होगा। ओके, तो ए में क्या हो सकता है, देखो एक इस स्टेटमेंट में पढ़ो कि एट टी इक्वल टू 0 एज मेंशन इन क्वेश्चन, जो भी करंट बी इन क्लॉकवाइज एंड कंसीडर कॉइल ए अबव कॉइल बी, द करंट फॉलोइंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन बी जो कि दे रखा है इज इक्वलेंट टू नॉर्थ पोल, मान लेते हैं अगर इसको नॉर्थ पोल मान लिया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिटिंग अपवर्ड टू कॉइल। तो देखो ये जो घूम रहा है ना, तो देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हेन कॉइल ए स्टार्ट रोटेटिंग एट टी इक्वल टू 0, द करंट ए इज कांस्टेंट अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के अनुसार इसमें भी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। ओके, क्लॉकवाइज मतलब ये, क्योंकि एक दूसरे को अब इस बार अपोज नहीं करना, क्योंकि देखो ये घूम रहा है साथ साथ में, तो घूमेगा तो ये वाला जो पड़ रहा है ना कि इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो पास में आने को बोलेगा, पास में आने को बोलेगा, यानी कि साउथ पोल ये खुद बन जाएगा। ओके, देखो मैं से बताऊं कि ये मान लो बॉल है, तो वैसे है, एक बार में पड़ रहा, इसका पलड़ा ऐसा है, दूसरी बार में कुछ टेढ़ा हो गया, मतलब उससे दूरी थोड़ी सी दूर हो गए, मतलब ऐसे अज्यूम से बता नहीं सकता क्योंकि 3D नहीं है, लेकिन अज्यूम करो ये बॉल है और ये घूम रहा है, तो घूमेगा तो ये थोड़ा दूर जाएगा इस पार्टिकल से, तो दूर जाएगा मतलब ये दूर जाना है, लेकिन अपोज करना है तो इसको साउथ पोल बना लेगा वो।
साउथ पोल बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रवाहित कर देगा। ओके, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, लाइक द आंसर इज ए कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज। So come to the second question, next question, 6.6. So the question is, the self induction L of solenoid of length L and area of cross section A with the fixed number of turn N increases as. तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज कर रहा है, टर्न जो है। ओके, तो एन इसमें इंक्रीज करा जा रहा है, तो एन इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो, इंडक्शन एल इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और करंट। तो देखो, तो इसमें क्या है, हमको क्या करना था, नंबर एन इंक्रीज करना है और इसको एल बताना है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कब कब बढ़ेगा, अगर एन बढ़ा रहे हैं तो। देखो, एन का इससे रिलेटेड नहीं, तो जब भी अगर मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो अगर हम ए बढ़ाएंगे तो एल भी बढ़ेगा। ओके, अगर हम ए बढ़ाएंगे तो एल भी बढ़ेगा। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमें मैच कर रहे हैं, एक है ए, दैट इज एल एंड ए इंक्रीज, दूसरा है एल डिक्रीज एंड ए इंक्रीज, मतलब दोनों में ए इंक्रीज कर रहा है। अब हमको डिसाइड करना है कि एल डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो एल कहाँ पे आएगा, एल आएगा एन इक्वल टू एन बाई एल था ना ये, तो ये एल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि एल को डिक्रीज करेंगे तब एल बढ़ेगा, यानी कि अपना आंसर है बी। क्या, एल को करेंगे डिक्रीज और एरिया को करेंगे इंक्रीज, तब जाके एल जो है बढ़ेगा। ओके, चलिए, so come to the next question, which is 6.7. It is in this question. Okay, so next question है, a metal plate is getting heated. तो एक मेटल प्लेट को हीट किया, so it can because मतलब एक मेटल जो है हीट हो रही है, एक मेटल प्लेट वो किस कारण से हीट हो रही है यह बताना है। तो कारण क्या हो सकता है, सबसे पहला कारण है, इसमें मतलब ऑप्शन दिया है कि अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, तो एक डायरेक्ट डीसी करंट है उसको पास कर रहे हैं एक प्लेट के थ्रू। मतलब जैसे एक इसको मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट के थ्रू एक डीसी करंट पास कर रहे हैं, तो ये हीट हो सकती है क्या, देखते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बैठी हुई है, मतलब इधर कहीं भी ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में ले लो, इसी डायरेक्शन में लेंगे तो टाइम वेरिंग है ये, टाइम वेरिंग के साथ साथ मतलब इसमें ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है। ओके, इट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब स्पेस वेरिंग क्या हो सकता है, स्पेस वेरिंग तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो है वायर फिक्स्ड लेंथ का है, या फिर कह सकते हैं इसमें कि मेटल फील्ड जो है उसको मतलब ऐसे कर रहे हैं कि उसको बढ़ा घटा रहे हैं उसका साइज। लेकिन देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अ करंट आइदर डायरेक्ट और एसी इज पासिंग थ्रू द प्लेट। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो हो सकता है इसमें हीट करे। ओके, चल देखते हैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन। तो अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिया तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, मैंने बताया था ईएमएफ जनरेट हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ मेटल फील्ड है, मेटल प्लेट है, तो इसमें रेसिस्टेंस तो होगा ही, और रेसिस्टेंस होगा तो हीट भी होगी, यानी कि ये गर्म हो रहा है। ओके, तो ये भी सही हो सकता है इसका। और जो डीसी करंट है, डीसी करंट पास होता है ना तब भी गर्म हो जाता है। ओके, क्योंकि ये डीसी करंट जो है एक लाइन में चलता है, ऐसा नहीं अंदर चलता है, और एसी करंट तो ऊपर चलता है, तो अंदर चल रहा है, यानी कि उसके पार्टिकल से लड़ के चल रहा है, पार्टिकल लड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हीट तो जनरेट होगी। ओके, 6.7 का है ए एंड बी, 6.7 क्वेश्चन का ए एंड बी बोथ आर द आवर आंसर्स। ठीक है, नाउ सेकंड 6.8,
सो 6.8, तो 6.8 क्या है? एन EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. Okay, so this can be due to एक जो है EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल, एक कॉइल के अंदर EMF जनरेट किया गया, ओके, विच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है. दिस कैन बी ड्यू टू, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें इसमें अपना आंसर बन सकती है. सबसे पहला है ये जो, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं. अरे व्हाइट करेंगे तो दिखेगा नहीं, चलो रेड, ओके ठीक है, ये वाला कर देते हैं. तो द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है तभी EMF जनरेट हो रहा है. ओके, तो ये पहले वाले क्वेश्चन में बताया था. द कॉइल मूविंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों सेम. अच्छा ये देखो, एक में कह रहा है कि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, ओके, और नेक्स्ट में कह रहा है टाइम वेरिंग के साथ साथ स्पेस वेरिंग भी है, मतलब उसमें चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, तो इसमें तो और ज्यादा आएगा. ओके, द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, क्योंकि EMF तो जनरेट होता ही है जब भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनती है. ओके, चलिए ये तीनों इसके आंसर हो गए. इसमें D नहीं होगा क्योंकि D बोल रहा है मतलब स्टेशनरी एक्सटर्नल स्प्लिटिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम. ओके, स्टेशनरी नहीं होगा, ठीक है. Now come to the 6.9, which is the mutual induction M12. M12 ये बोलो M12, मतलब M कुछ चीज होगा, उस पर म्यूचुअल मतलब ये है, ये 1 चीज है, 2 चीज है, तो 1 का 2 के ऊपर मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये इसका मतलब है. कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, देखो बोला ना, कॉइल 1 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. सो इन दोनों में क्या है अंतर? सो इंक्रीज व्हेन दे आर बोथ नियर, मतलब दोनों को पास लेके आएंगे दोनों को. सो इंक्रीज करेगा या नहीं? हाँ करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है कि आपस में कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा. नेक्स्ट, डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स, नहीं ये इस पे ये नहीं डिपेंड करता, क्योंकि कितना भी करो म्यूचुअल इंडक्शन तो मतलब कांस्टेंट रहेगा. इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस. अब देखो कॉइल है ना, सॉरी कॉइल था, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, तो दोनों में से किसी को रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस. सो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, देखते हैं. अब देखते हैं ये अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा तो इसकी डिस्टेंस सेम ही होगी. अगर इसमें करेंगे तो हो सकता है चेंज हो, इसलिए हम इसको अपना आंसर नहीं मान सकते. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इज द सेम एज M21 ऑफ कॉइल. हाँ ये सेम होगा. देखो जैसे कि दोनों सेम है ना, कुछ आइडेंटिकल है, अगर अलग अलग होते तो कुछ अलग होता, तो यहाँ पर M12 इक्वल टू M21 होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकली दोनों पर अलग अलग म्यूचुअल इंडक्शन लग रहा है, तो दोनों सेम होगा, यानी कि इसका आंसर है अपना A एंड B बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is our next question? A circular coil expand radically in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. This can be because, देखो क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, कॉइल एक्सपेंड रेडियली, तो रेडियस के अलोंग ये एक्सपेंड कर रही है, मतलब पहले ऐसी है फिर और बड़ी हो गई, रेडियस का कौन मतलब रेडियस के अलोंग ये एक्सपेंड हो रही है इन अ मैग्नेटिक रीजन, और इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है.
अब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा? सो इलेक्ट्रोमैटिक मोटिव फोर्स जो है, एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ईएमएफ ही नो है, एक्स्ट्रा ईएमएफ नहीं है। दिस कैन बी, मतलब देखो इसमें बोल रहे हैं कि ईएमएफ है नहीं और ये एक्सपेंड भी कर रही है, तो इसका क्या कारण है? ओके, तो सबसे पहले द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट ना, ये तो है ही है। मैग्नेटिक फील्ड भले ही कैसे भी हो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ईएमएफ होता होता है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। सो देखो, अगर सेम प्लेन में वेरी कर रहा है ना तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सेम प्लेन में है। मान लो ये ऐसे जा रहा था, अपन ऐसे जाती मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ मतलब नहीं था, पहले ही एक्सपेंड करे या कुछ भी करे। ओके, ये वाला अपना आंसर हो सकता है, तभी इसमें ईएमएफ नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड हैज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल कंपोनेंट whose magnitude is decreasing। हाँ, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर आ रहा है कहीं से मैग्नेटिक कॉइल के, तो ये भी ऐसे हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, तो इसमें भी ईएमएफ नहीं चेंज होगा, ईएमएफ नहीं होगा। और ये नेक्स्ट देखें, देयर इज एन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन डायरेक्शन, तो इसमें होगा। ओके, इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, परपेंडिकुलरली, तो इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है बी एंड सी। तो 6.11 6.11 है, कंसीडर अ मैग्नेट सराउंडेड बाय वायर पाथ, वायर विद एन ऑन ऑफ स्विच। तो एक ऑन ऑफ स्विच के हिसाब से इसको मतलब लगाया गया है। इफ द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम द ऑफ पोजीशन, ओपन सर्किट, ओके, सर्किट इज अभी ओपन है, टू द पोजीशन क्लोज सर्किट, मतलब एक ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट बना दिया गया है, विद द करंट फ्लो इन सर्किट, तो इस सर्किट में करंट भी फ्लो करा दिया है। ओके, करंट फ्लो कर रहा है और बार मैग्नेट लगी हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है? सो सबसे पहले देखो, इसमें करंट पूछा गया था, इसका पूरा पार्ट शायद इसमें है, इसमें होगा इसका पूरा पार्ट 6.11 का, नहीं इसमें शायद ये वेरी शॉर्ट आंसर है, तो इसमें करंट के बारे में पूछा गया है, करंट रहेगा कि नहीं रहेगा। सो तो इस कॉइल का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा यानी कि इसमें ईएमएफ तो नहीं होगा, ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ नहीं है तो फ्लक्स में चेंज भी नहीं हो रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिल्कुल नहीं है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो E इक्वल टू 0 है, तो आई कैसे हो सकता है? अगर E 0 है ना, और आई का फॉर्मूला क्या होता है, E बाई आर, E 0 है तो R तो कुछ होगा ही है, E 0 है तो आई भी 0 ही होगा। ओके, तो करंट इसमें 0 होगा, नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल बोलो या फिर 0 बोलो, बात एक ही है। ओके, तो देयर इज नो करंट in these coils। Okay, final answer is this. So next, 6.12, a wire in the form of tightly wound solenoid is connected to a DC source and carry a current. If the coil is stretched so that there are gaps between successive element of spiral coil, will the current increase or decrease? So एक है, एक स्पाइरल है, स्पाइरल कैसे बनाएंगे? हाँ, ऐसा, ये है, ये टाइटली कपल्ड है। अब इनको क्या खींच रहे हैं तो दूर दूर हो रही है ये, अब खींच रहे हैं तो दूर दूर हो रही है, तो इसमें बोला करंट होगा कि नहीं होगा, तो करंट इसमें इंक्रीज करेगा क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं यानी कि क्या होगा, एज अ वायर पुल्ड अपार्ट द फ्लक्स विल लीक, तो इसमें से फ्लक्स लीक को करेगा। ओके, फ्लक्स में मतलब जो ओरिजिनल फ्लक्स जो बह रहा था इसमें से, और चेंज होगा थ्रू द गैप्स, तो गैप्स के बीच में से ये मतलब थोड़ा सा मतलब जाएगा। सो लेंज लॉ के हिसाब से डिपेंड ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखो अगर हमारा फ्लक्स थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली भी ई डिक्रीज करेगा, और ई डिक्रीज करेगा तो आई इंक्रीज करेगा।
Okay, the current will increase. This is our answer. Current will increase. Now consider these. So we have some 4 questions or more. 6.13 is our next question. What is the question? A solenoid. I think we have the diagram also. 6.1. No, we don't have a diagram. A solenoid is connected to a battery. एक solenoid है. Solenoid किस प्रकार का होता है? ये इस प्रकार. This is the solenoid. The solenoid is connected to a battery. Okay. So a solenoid is connected to a battery. यहाँ पे बैटरी लगा दी गई. बैटरी, चलो बैटरी बना देते हैं. ये बैटरी बना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया. If an iron core is inserted into the solenoid, जब एक आयरन रॉड जो है इसके अंदर घुसा दी गई, will the current increase or decrease? So इधर क्या होगा? इधर करंट डिक्रीज करेगा. क्यों देखते हैं. The current is decreased. This is because of inserting an iron core in the solenoid. The magnetic field increased in hence. मतलब देखो इसमें से अगर जो आयरन कोर अंदर डालेंगे ना, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है वो लिंक्ड विद द सोलेनॉइड है, वो इंक्रीज करेगा. फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा. ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा. जैसे कि पिछली बार क्या था, फ्लक्स जो है घट रहा था टाइम के साथ, तो फिर उसमें ये भी घट रहा था ईएमएफ. इधर क्या है? ईएमएफ बढ़ रहा है, करंट इधर घटेगा. ओके, तो वी कैन फाइंड द आंसर लाइक द करंट विल डिक्रीज हियर. ओके, करंट विल डिक्रीज हियर. So come to the next question. Consider a metal ring kept on the top of fixed solenoid, say on cardboard. The center of ring coincide with the axis of solenoid. The current is suddenly switched on. The metal ring jump. Okay. तो इसमें क्या बोला गया कि जो एक सोलिनॉइड दे रही है, ये सोलिनॉइड है, तो इसमें और इसके ऊपर एक रिंग भी बनी हुई है, रिंग रखी हुई है उसके ऊपर. ओके, तो अचानक से इसमें क्या है? करंट ला दिया गया है, अचानक से ऑन कर दिया. अचानक से ऑन करेंगे ना, क्या होगा कि इसमें से करंट बहेगा. और करंट बहेगा सो इसको, अब देखो इसको कम करना होगा. इसको जैसे मैंने कहा था ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल का फंडा, तो ये नॉर्थ पोल इसने खुद ने बना लिया. ओके, तो जैसी करंट बहा, ओके, तो अब इसको अपोज करना है का मतलब क्या होगा? ये सेम पोल का होगा, और सेम पोल का होगा तो ऊपर भाग जाएगा. मतलब देखो ये खुद को कुछ कर नहीं सकता अभी, क्योंकि इसके पास कुछ भी मूवमेंट है नहीं, ना इसके पास करंट है ना कुछ भी है. तो ये क्या करेगा? दूर भागेगा. अब दूर भागेगा ना तो करंट इसमें ऑटोमेटिकली कम होगा. देखो पास आता है तो करंट बढ़ता है. ओके, तो अपोज करने के लिए ऊपर भागेगा, यानी कि इसमें बोला गया था जंप करेगा इसको, क्योंकि नेगलेक्ट करने के, मतलब अपोज करने के लिए ऊपर भागेगा. अचानक से ऑन किया था ना इसने, अचानक से ऑन किया तो इस खुद को साउथ पोल बनाने के लिए ऊपर भागा. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन 6.14, यानी कि यू कैन से लाइक दैट कि व्हेन वी स्विच्ड ऑन सडनली the switch, so to oppose the magnetic flux in between the coils, so the ring will jump upward. Okay, ये jump कर जाएगा upward की तरफ oppose करने के लिए. Okay, so this is the reason for why it is jumping upward. So next question, 6.15. So here we will consider a metal ring kept, मतलब जी पहला वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, supported by cardboard. सेम क्वेश्चन है. On the top fixed solenoid carrying current, the center of the ring coincide with the axis. ठीक है,
सेम है यहाँ तक. इफ द करंट इन सोलेनॉइड इज स्विच ऑफ, व्हाट विल हैपन टू द रिंग? सो देखो, अब इसमें क्या था, ऊपर और जंप करा, अब जंप करा, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पिछली बार अचानक से बंद हुआ था, सॉरी अचानक से ऑन किया था, इस बार अचानक से ऑफ कर दिया है. तो ऑफ किया है तो सडनली ये अपोज तो करेगा ही, बिकॉज ओके. तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये फिर से मतलब तो दस देयर विल बी डाउनवर्ड फोर्स. तो पिछली बार क्या था, अपवर्ड फोर्स था, इस बार डाउनवर्ड फोर्स आएगा. तो द मीन देयर विल बी रिमेन ऑन कार्डबोर्ड, द अपवर्ड रिएक्शन विल कार्डबोर्ड, ऑन द रिएक्शन विल इंक्रीज. ओके, मतलब पहले क्या हुआ था, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा था इसके ऊपर, तभी ऊपर भागा था. ये जो है, अगर हम इसको पकड़ के नीचे लेके आए तो पिछली बार क्या हुआ था कि ये ऊपर भाग गया था. ओके, क्योंकि ये अचानक से ऑन कर दिया था इसको ऑफ, मतलब ऊपर एक फोर्स लगा था इसके, तभी भागा. अब इस बार क्या है, अचानक से ऑफ करा है तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर ही चिपका रह जाएगा, कहीं भी उड़ के नहीं जाएगा. ओके, so this is also we have considered 6.15. Now come to 6.16. So this is question like, consider a metallic pipe. Okay, so consider a metallic pipe with an inner radius of 1 centimeter. तो एक पाइप है, पाइप लेट कर लीजिए. ओके, तो पाइप है, ये पाइप बना लिया हमने. पाइप की एक कुछ इनर रेडियस होगी, ये देखो, ये थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. पाइप की कोई इनर रेडियस होगी. इफ अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ऑफ रेडियस 0.8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की इनर रेडियस थी. इफ द सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ऑफ रेडियस 0.8, देखो एकदम फिक्स साइज की है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर एक 0.8 की, इस 0.8 सेंटीमीटर की क्या है, इसके अंदर डाली गई. ओके, तो इनर रेडियस थी 1 और इधर भी 1, तो मतलब 2 है, तो 0.8 के अंदर डाली गई एक रेडियस की. 0.8 रेडियस यानी कि 0.8 इंटू 2, दैट इज 1.6. तो 1.6 डायमीटर की एक बार मैग्नेट है, वो इसके अंदर डाली गई है. ओके, सो इट टेक मोर टाइम टू कम डाउन देन इट टेक फॉर सिमिलर unmagnetized cylindrical iron bar dropped through the metallic pipe. तो मतलब इसमें बोला गया है कि अगर इसको मेटल मतलब अनमैग्नेटाइज्ड कर दिया जाए तो ये सेम टाइम, मतलब जैसे जी इसमें फोर्स लगाती है उसी फोर्स लगेगा. लेकिन इसमें अगर ये मैग्नेटाइज्ड है तो इसको कम, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, ये ज्यादा टाइम तक के लिए इसके अंदर रह रही है. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसमें ये देखो, ये इसके अंदर मूवमेंट करेगी, नीचे आएगी तो अपोज करने के लिए इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा. वो क्या करेगा, इसको जी को अपोज करेगा, यानी कि आप जानते ही हो, ये थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगेगा और जी कम होगा तो स्लो आएगी. ओके, तो दिस इज द मतलब देखो, इस सारे जो क्वेश्चन थे ना आप तक नहीं समझे, उसमें से कुछ चीजें कॉमन है, जैसे अपोज करना. एक इसको मतलब आप याद भी कर सकते हो कि अभी अगर कुछ चीज है उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, अपोज करेगी. ओके, तो इसमें भी अपोज करी है ना, नीचे आ रहा है तो अपोज करने के लिए नीचे आ रहा है ना, तो अपोज करने के लिए ऊपर फोर्स कर दिया. ओके, ठीक है. नाउ कम टू द 6.17. तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे. सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर दैट. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो एक ये जो है बार मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, B नॉट इक्वल टू B नॉट cos ओमेगा t k कैप एंड अ कॉइल ऑफ रेडियस A विद रेजिस्टेंस R. तो ये कॉइल है, रेजिस्टेंस R है, रेडियस A है, in x y plane with its center at the origin.
in the magnetic field. तो find the magnitude and the direction of current at, तो इस पोजीशन पे, इस पे हमें करंट फाइंड करना है कितना होगा। टाइम ड्यूरेशन अलग अलग दे रखी है, टाइम इंस्टेंसेस एक दे रखा है पाई अपॉन 2 ओमेगा, एक दे रखा है पाई अपॉन ओमेगा, एक दे रखा है 3 पाई बाई 2 ओमेगा। ये 3 टाइम इंस्टेंसेस दे रखे हैं, तो तीनों पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करंट जैसे कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीधा निकालेंगे हम। तो बी नॉट ए, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हम यहाँ लिख लेते हैं, एरिया है पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, और टी क्या होता है, टी दे रखा है। पहली बार क्या यूज करेंगे पाई बाई 2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, यानी कि हमारा क्या आएगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा 1 साइन, तो ये 1 हो गया अपॉन में आर, सो 4 टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, द current is this. Okay, so next if we change the time stance from that is pi by 2 omega to pi by omega, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा, और 2 हटेगा तो ओमेगा टू ओमेगा कटेगा, पाई रह जाएगा। तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन पाई इक्वल टू 0 दैट इज आई इक्वल ऑल्सो 0, because 0 into 0 0, so all things are 0. Next we will use t as 3 पाई बाई 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा से ओमेगा कट, यानी कि 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये है पाई बाई 2, और यहां से एक और पाई बोल दिया तो ये 3 पाई बाई 2 यानी कि -1, तो ये नेगेटिव ऑफ हो जाएगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर, ये हो गया आंसर अपना। ओके, तो इसको थोड़ा हम रिकैप करेंगे कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन दे रखा था, उसके बाद हमें एक रिंग थी, रिंग में जो है रेजिस्टेंस दे रखा था, हमें निकालना था इसमें करंट क्या होगा ओमेगा टाइम इंस्टेंस। सो इन फर्स्ट टाइम इंस्टेंस दैट इज पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा पे पाई बाई 2 ओमेगा पे मतलब फॉर्मूला जो था ना हमारा, अब देखो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कैसे फॉर्मूला आया, अगर ये नहीं पता हो तो। देखो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, बी नॉट इंटू ए ओमेगा, अरे बी नॉट इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, किसी रोटेटिंग चीज के लिए ये होता है। ओके, अगर हम इसमें रेसिस्टेंस से डिवाइड देते हैं तो यही करंट बन जाता है। ओके, सो बोथ आर सेम थिंग्स। सो हमने क्या किया था, ये टी जो है, टी की जगह पर हमने अपनी अलग अलग वैल्यूज चेंज की थी। जैसे फर्स्ट रखा था पाई, फर्स्ट क्या रखा था पाई बाई 2 ओमेगा, सेकंड का था पाई बाई ओमेगा, एंड थर्ड क्या था 3 पाई बाई 2 ओमेगा। तो अलग अलग इंस्टेंसेस पे हमने निकाला, इस पे क्या आया था, इस पे आया था बी नॉट ए, क्योंकि मैं ए को पाई आर मतलब पाई ए इसको नहीं लिख रहा, बी नॉट ए ओमेगा बाई इसमें क्या है 0 नॉट ए ओमेगा माइनस ऑफ बी नॉट ओमेगा ए, so क्या था माइनस ऑफ बी नॉट ए ओमेगा। ओके, so these are our answers for the time instances. So for next question we will see in our next class. So till now we have completed till 6.17 and we have questions till 6.32.
So we have some more questions. Are 15 questions are more there. We will do in our next class. Okay.